नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज जो हमें मिल रही है युद्ध के मैदान से। तो सुपर प्राइम टाइम की शुरुआत इस वक्त की उस बड़ी खबर के साथ जो यूक्रेन से आ रही है। यूक्रेन युद्ध की सबसे सनसनीखेज घोषणा हो गई है। 100 घंटे में यूक्रेन पहुंचे F-16 फाइटर। यूक्रेनी वायुसेना के प्रवक्ता येवलास ने घोषणा की है, डेनमार्क से आएगी F-16 की पहली खेप। F-16 के जवाब में यूरोप पर हमले कर सकता है रूस के लिए ये एक बड़ी रेड लाइन होगी। लेकिन इसी को लेकर अब बड़ी जानकारी आ रही है कि F-16 लड़ाकू विमान भी यूक्रेन पहुंचने वाले हैं। यूक्रेन युद्ध में नेटो सेना का प्रवेश हो चुका है। रूस की खुफिया रिपोर्ट है कि यूक्रेन युद्ध में अमेरिका और फ्रांस के मरीन कमांडो सीधे उतर चुके हैं और अब नेटो वायुसेना के पायलट भी मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि विश्व युद्ध का अलार्म बज चुका है। रूस के लिए जासूसी करने वाले एक जर्मन सैन्य अधिकारी ने कहा है कि रूस की परमाणु हमला करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। पुतिन कभी भी हाइपरसोनिक मिसाइलों से परमाणु हमले का आदेश जारी कर सकते हैं। आशंका जताई गई है कि अगर परमाणु युद्ध छिड़ा तो 72 मिनट के अंदर धरती पर 5000 परमाणु विस्फोट होंगे और अकल्पनीय विनाश होगा। Began sending in equipment to Ukraine. वो घड़ी आ पहुंची है जिसकी आशंका अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जताई थी। जो बाइडेन ने यूक्रेन युद्ध के बारे में करीब 1.5 साल पहले कहा था। क्यूबा मिसाइल संकट के बाद दुनिया पहली बार परमाणु खतरे के कगार पर है और ये आर्मगेडॉन होगा। आर्मगेडॉन मतलब धरती के अस्तित्व को खत्म कर देने वाला परमाणु युद्ध। धरती के अस्तित्व पर अब यही खतरा मंडराने लगा है। आशंका है कि 300 करोड़ से ज्यादा लोगों का जीवन परमाणु चक्रव्यूह से घिर चुका है। दुनिया पर वर्चस्व स्थापित करने की जिद ने धरती को परमाणु बारूद के ढेर पर लाकर पटक दिया है। इसकी आशंका इसलिए तेज हो गई है क्योंकि नेटो ने यूक्रेन युद्ध में सीधी भागीदारी का ऐलान कर दिया है। इस आर्मगेडॉन का एपिसेंटर बन सकता है यूक्रेन का तटीय नगर ओडेसा। रूस के हमलों में ओडेसा के 10 से ज्यादा नागरिक मारे जा चुके हैं और 40 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। रूस ने बीते 2 दिन से ओडेसा शहर पर बम वर्षा बंद नहीं की है। क्योंकि ओडेसा शहर रूस का प्राइम टारगेट है और उसकी वजह है नेटो देशों के सैनिकों का हेडक्वार्टर। ओडेसा में फॉरेन लीजन के लड़ाकों के हेडक्वार्टर हैं। यूक्रेन का दावा है कि रिटायर्ड विदेशी सैनिक स्वेच्छा से यूक्रेन युद्ध में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन रूस की खुफिया रिपोर्ट है कि नेटो देशों के सैनिकों को मर्सिनरी बनाकर युद्ध में उतारा गया है। ओडेसा में रूस नेटो सैनिकों के हेडक्वार्टर पर हमले कर रहा है। कई इंटेलिजेंस सोर्स का दावा है कि लवीव में यूएस मरीन का हेडक्वार्टर बनाया गया है।
लवीव से अमेरिकी सैनिक युद्ध को कंट्रोल कर रहे हैं। ओडेसा में फ्रांस के 2500 मरीन सैनिकों की तैनाती की रिपोर्ट है। यानी जंग में अमेरिका और फ्रांस की सीधी एंट्री हो चुकी है और अब यूएस सिविल डिफेंस नाम के ओपन इंटेलिजेंस का दावा है कि F-16 जेट भी यूक्रेन युद्ध में उतरने वाले हैं। पोर्टल के मुताबिक F-16 फाइटर जेट को अपग्रेड किया गया है। इनमें नए एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगाए गए हैं। बहुत जल्द नेटो पायलट यूक्रेन में कॉम्बैट ऑपरेशन शुरू करेंगे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार यूरोप में यूएस फाइटर पायलट युद्ध में हिस्सा लेंगे। अमेरिका यूक्रेन युद्ध का विस्तार कर रहा है और इसी को विश्व युद्ध का आधार माना जा रहा है। अमेरिकी विशेषज्ञों के मुताबिक रूस परमाणु हमले पर विचार कर रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो 72 मिनट में धरती खत्म हो जाएगी। लेकिन 72 मिनट में धरती ध्वंस कैसे हो सकता है ये समझिए। रूस की मिसाइल फायर होते ही 25वें मिनट में न्यूयॉर्क पहुंच जाएगी। न्यूक मैप के अनुमान के मुताबिक इस पहले हमले में ही 16 लाख लोगों की मौत हो जाएगी और 30 लाख लोग घायल हो जाएंगे। इसके बाद 25 से 50वें मिनट में धरती पर परमाणु युद्ध शुरू हो जाएगा। यूरोप पर रूस के हमले शुरू हो जाएंगे। यूएस और फ्रांस मिलकर रूस पर परमाणु हमले शुरू कर देंगे। अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर चीन पर परमाणु हमले कर देंगे और चीन भी पलटवार करेगा। रूस गठबंधन का देश नॉर्थ कोरिया भी यूएस यूरोप पर हमले शुरू कर देगा। 50 से लेकर 72वें मिनट तक महाविनाश होगा। यानी इन 22 मिनट में धरती पर 5000 परमाणु धमाकों का अनुमान जताया गया है। न्यूक्लियर वॉर सिनेरियो पुस्तक के मुताबिक इन धमाकों में 300 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हो जाएगी। अब से 74,000 साल पहले सुमात्रा के जंगलों में एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। ये उससे भी विनाशक होगा। 74,000 साल पहले हुए ज्वालामुखी विस्फोट को टोबा सुपर इरेप्शन कहा जाता है। इस इरेप्शन को 1000 परमाणु बम शक्ति का विस्फोट माना गया था। उस समय पर्यावरण में 220 करोड़ टन सल्फर डाइऑक्साइड छा गया और धरती जमने लगी थी। अब 5000 परमाणु विस्फोट से 1100 करोड़ टन सल्फर डाइऑक्साइड धरती के पर्यावरण पर छा जाएगा। इस घने धुएं के बादल से धरती पर सूरज की रोशनी नहीं आएगी। इससे धरती पर न्यूक्लियर विंटर शुरू हो जाएगी। न्यूक्लियर वॉर सिनेरियो पुस्तक का अनुमान है कि 100 साल तक विनाश का चक्र चलता रहेगा। रूस के लिए जासूसी करने वाले जर्मनी के एक सैनिक ने इसके बारे में जानकारी दी है। जर्मन सिक्योरिटी एजेंसी ने जर्मन आर्म फोर्सेस बुंडेसवेयर के एक अधिकारी को गिरफ्तार किया। उस अधिकारी पर रूस के लिए जासूसी करने का आरोप है। डसेल्डॉर्फ कोर्ट में अधिकारी ने अपना बयान दर्ज कराया। जर्मन जासूस के मुताबिक रूस परमाणु धमाका करने वाला है। उसको बताया गया था कि जल्द ही जर्मनी पर परमाणु हमला हो सकता है। उसे कहा गया था कि यूक्रेन युद्ध यूरोप के कई देशों में फैलने वाला है। रूस ने उसके परिवार की सुरक्षा की गारंटी देकर उसे अपना जासूस बनाया था। जर्मन जासूस की रिपोर्ट के मुताबिक अब सच सामने आने लगा है, क्योंकि यूक्रेन के बाहर भी रूस के हमले शुरू हो गए हैं। अप्रैल को चेक रिपब्लिक के वर्बेटाइस हथियार डिपो में धमाके हुए। चेक एजेंसी का दावा है कि ये धमाके रूस के एजेंट्स ने कराए हैं। यूरोप में युद्ध विस्तार का डर फैलता जा रहा है, इसलिए पोलैंड ने भी अमेरिका के परमाणु सहयोग कार्यक्रम में शामिल होने का आवेदन दिया है। पोलैंड में बहुत जल्द अमेरिका के परमाणु हथियार तैनात हो सकते हैं। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन ने न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन टीम बनाई है।
इस टीम में यूरोपीय देशों के इंटेलिजेंस के अधिकारी हैं। ये रूस की परमाणु गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। यूरोपीय देशों की खुफिया एजेंसी ये तय मान रही है कि यूक्रेन युद्ध का परिणाम परमाणु विस्फोट ही होगा, और अगर ऐसा हुआ तो अकल्पनीय विनाश तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। दक्षिणी यूक्रेन पर रूस का सबसे भीषण हमला देखने को मिला। यूक्रेन के 112 जिलों पर एक साथ रूसी बमबारी हुई। रूसी स्ट्राइक में यूक्रेन का कमांड सेंटर तबाह हो गया है। हमले में यूक्रेनी सेना के 110 जवानों की मौत हुई है। दर्जनों ट्रक, हॉवित्जर तोप और आर्टिलरी ध्वस्त हुए हैं। क्रीमिया को एक बार फिर यूक्रेन ने मिसाइल प्रहार से दहला दिया, और जानते हैं इस बार यूक्रेनी ब्रिगेड के टारगेट पर था कर्च ब्रिज, जिस पर ताबड़तोड़ अंदाज में मिसाइलें दागी गई, वो भी दर्जनों की तादाद में। इस हमले में कर्च ब्रिज को भारी नुकसान हुआ, ब्रिज पर आवाजाही बंद करनी पड़ी। हैरान करने वाली बात यह है कि इस बार कर्च ब्रिज को दहलाने के लिए ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी प्रक्षेपास्त्र का इस्तेमाल किया, जिसने रूस के सुरक्षा कवच को भेदते हुए कर्च ब्रिज को तहस नहस कर दिया। लेकिन इस हमले से पुतिन भड़क गए हैं, क्योंकि कर्च ब्रिज पर हमला मतलब पुतिन की साख पर चोट। ऐसे में अब कर्च ब्रिज का प्रतिशोध पुतिन कीव से लेंगे। आखिर कैसे, आप भी देखिए। क्रीमिया और रूस को जोड़ने वाला कर्च ब्रिज, जिसे पुतिन की साख माना जाता है, जिस पर हमला करना मतलब सीधे पुतिन को चेतावनी देना है। उसी कर्च ब्रिज पर बीती रात आसमान से विध्वंसक प्रहार हुआ। महीनों बाद एक बार फिर क्रीमिया का कर्च ब्रिज बारूदी धमाके से दहल उठा। बीते कई दिनों से क्रीमिया के कर्च ब्रिज को तबाह करने की बारूदी साजिश रची जा रही थी। दावा किया जा रहा था कि पश्चिम से मिले लॉन्ग रेंज हथियारों के जरिए यूक्रेन कर्च ब्रिज को उड़ा सकता है। क्रीमिया ब्रिज पर अब तक का सबसे भीषण, सबसे विध्वंसक और सबसे विस्फोटक अटैक कर सकता है। आखिरकार वही आशंका बीती रात सच साबित हुई। क्योंकि यूक्रेन ने कर्च ब्रिज पर मिसाइलों से हमला किया। ब्रिज हमले में सड़क मार्ग को भारी नुकसान हुआ। कर्च ब्रिज का एक हिस्सा पूरी तरह तबाह हो गया। हमले के चलते ब्रिज पर आवाजाही बंद करनी पड़ी। बीते 20 घंटों से कर्च ब्रिज पर ट्रैफिक जाम लगा है। हमले के बाद कर्च ब्रिज पर जोरदार धमाके के साथ बारूदी गुबार उठा। अचानक ब्रिज पर हुए मिसाइल अटैक से कोहराम मच गया। ब्रिज पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा। रूसी जांच एजेंसियों ने इस बात का दावा किया है कि यूक्रेन ने मेड इन यूएस हथियार यानी अटैक एमएस मिसाइल से कर्च ब्रिज को दहलाया। आखिर कब, कहां और कैसे, ये भी जान लीजिए। क्रीमिया को एक बार फिर यूक्रेन ने मिसाइल प्रहार से दहला दिया, और जानते हैं इस बार यूक्रेनी ब्रिगेड के टारगेट पर था कर्च ब्रिज, जिस पर ताबड़तोड़ अंदाज में मिसाइलें दागी गईं, वो भी दर्जनों की तादाद में। लेकिन क्रीमिया रूस को जोड़ने वाले कर्च ब्रिज पर यूक्रेन का यह तीसरा बड़ा हमला है। हालांकि इससे पहले यूक्रेन ने कर्च ब्रिज को ड्रोन और स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से दहलाया है, मगर इस बार कर्च ब्रिज पर हमले के लिए यूक्रेन ने MGM-140 ATACMS टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेनी ब्रिगेड ने करीब 1 दर्जन से ज्यादा
एटकैम्स मिसाइलों से कर्च ब्रिज को उड़ाने की कोशिश की। दरअसल यूक्रेन ने खेरसोन रीजन में मौजूद कालानचक इलाके में ATACMS मिसाइलों से ताबड़तोड़ प्रहार किया। ATACMS मिसाइल ने करीब 270 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए क्रीमिया के कर्च ब्रिज को निशाना बनाया। हैरान करने वाली बात यह है कि आज से करीब 15 दिन पहले यानी 16 अप्रैल को इसी ATACMS मिसाइल से क्रीमिया पर हमला किया था। खेरसोन से फायर की गई मेड इन US मिसाइल ने 165 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए उत्तरी क्रीमिया के ज़ानकोई कस्बे पर प्रचंड प्रहार किया। आपको बता दें कि ज़ानकोई में रूसी डिफेंस ने ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइलों का गोदाम बना रखा था, लिहाजा यूक्रेन के ताबड़तोड़ मिसाइल हमले में ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का गोदाम तबाह हो गया। इतने भयावह अंदाज में क्रीमिया के कर्च ब्रिज का दहलना कोई मामूली बात नहीं है। ये सीधे तौर पर रूसी प्रेसिडेंट पुतिन को चुनौती है और इस बात का पुख्ता सबूत भी कि रूस यूक्रेन जंग की आग अभी बुझी नहीं है, क्योंकि अब भी ज़ेलेंस्की का बदला बाकी है, अब भी यूक्रेनी सेना का प्रतिशोध बाकी है, अब भी जंग का असली क्लाइमैक्स बाकी है। दरअसल कर्च ब्रिज पर यूक्रेन का हमला इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि 2 दिन पहले ही रूस ने ज़ेपोरिजिया रीजन के रोबोताइन इलाके पर कब्जा किया। रोबोताइन पर रूसी ध्वज लहराया। जानते हैं रूसी सेना के लिए इसके मायने क्या थे? आखिर क्यों रोबोताइन रूस के लिए अहम था? क्योंकि ज़ेपोरिजिया रीजन के दक्षिण पूर्वी छोर पर मौजूद रोबोताइन एक महत्वपूर्ण सामरिक इलाका है। वहीं रोबोताइन से महज 23 किलोमीटर की दूरी पर तोकमाक कस्बा भी मौजूद है। ज़ेपोरिजिया के इन दोनों इलाकों से यूक्रेनी सेना क्रीमिया पर हमले को अंजाम देती थी, क्योंकि रोबोताइन तोकमाक से क्रीमिया की दूरी महज 190 किलोमीटर ही है। लिहाजा कुछ महीनों पहले रूस ने इन दोनों की लोकेशन पर कब्जा कर लिया था, मगर अगस्त 2023 में यूक्रेन ने जबरदस्त पलटवार करते हुए रोबोताइन को रूसी फौज से आजाद करवा लिया, क्योंकि रूसी डिफेंस ने इन इलाकों में मिलिट्री बेस और हथियार डिपो बना लिए थे। मगर 8 महीने बाद रूस ने फिर से रोबोताइन को जीता ताकि रोबोताइन पर कंट्रोल के साथ ही पुतिन गेटवे ऑफ क्रीमिया को लॉक कर दे। यानी पुतिन रोबोताइन को कंट्रोल में लेकर ये सोच रहे थे कि अब क्रीमिया सुरक्षित हो चुका है, क्रीमिया पर यूक्रेनी हमले का खतरा टल चुका है। मगर यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने खेरसोन से कर्च ब्रिज पर प्रहार करके पुतिन को चारों खाने चित्त कर दिया। इतना ही नहीं, यूक्रेन की तरफ से दागी गई अटैक-एमएस मिसाइल ने रूस के सुरक्षा कवच को नेस्तनाबूद कर दिया, क्योंकि अटैक-एमएस टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल महाशक्ति अमेरिका का विनाशक ब्रह्मास्त्र है। जिसका एक प्रहार भीषण तबाही मचाने का दम रखता है। शायद तभी बाइडेन का यह अस्त्र ज़ेलेंस्की के लिए गेम चेंजर साबित हो रहा है, क्योंकि अटैक-एमएस मिसाइल की मारक क्षमता करीब 300 किलोमीटर है। इस अमेरिकी मिसाइल का कुल वजन 1670 किलो तक है। 13 फीट लंबी यह मिसाइल मैक 3 रफ्तार से हमला करती है। अटैक-एमएस मिसाइल जीपीएस और नेविगेशन गाइडेंस से लैस है। इसमें कोई शक नहीं कि जब तक यूक्रेन के बारूदी जखीरे में अटैक-एमएस टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है, तब तक वो क्रीमिया के कोने कोने को तबाह कर सकता है, रूसी डिफेंस के सुरक्षा घेरे को आसानी से तोड़ सकता है। इस बार भी अटैक-एमएस टैक्टिकल मिसाइल ने कर्च ब्रिज की सुरक्षा में तैनात S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर कर्च ब्रिज पर प्रहार किया। लिहाजा अब क्रेमलिन ने भी अटैक-एमएस के हमलों को रोकने के लिए दुनिया के सबसे सॉलिड रक्षा कवच को क्रीमिया में तैनात किया है। मसलन रूसी डिफेंस क्रीमिया में S-500 तैनात करेगा। S-500 प्रोमेथियस कर्च ब्रिज की सुरक्षा करेगा। S-500 की मारक क्षमता 600 किलोमीटर तक है। रूस का दावा है कि S-500 दुनिया का सबसे ताकतवर, सबसे जबरदस्त और सबसे विनाशकारी एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ये एक ऐसी किलिंग मशीन है जो एक साथ चारों दिशाओं में प्रचंड प्रहार करती है।
5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ हाईटेक लड़ाकू विमान हो या फिर विनाशकारी मिसाइलें, यहां तक कि स्पेस में भी दुश्मन ने कोई चक्रव्यूह बनाया तो भी S-500 के वार से बचना नामुमकिन। दरअसल पुतिन इतनी आसानी से क्रीमिया को बारूद से धधकने नहीं देंगे, क्योंकि जैसे ही कर्च ब्रिज पर हमला हुआ, रूसी डिफेंस ने एक तरफ S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को क्रीमिया भेजा, तो वहीं दूसरी तरफ कर्च ब्रिज का पलटवार करते हुए यूक्रेन की राजधानी कीव में प्रचंड बारूदी कोहराम मचाया। पुतिन का स्टैंड साफ है। अब यूक्रेन ने गलती से क्रीमिया या फिर कर्च ब्रिज पर अटैक किया तो पुतिन यूक्रेन की राजधानी कीव का वजूद मिटा देंगे। अब यह देखना होगा कि पुतिन के इस धमकी का जवाब यूक्रेन किस अंदाज में देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर, गाजा के राफा पर हमले को तैयार है IDF। राफा के करीब पहुंचे हैं इजरायली टैंक। नेतन्याहू का आदेश मिलते ही हमला होगा। हमास की 5 सुरंगों को घेरने का दावा किया गया है। यूरोप वॉर फ्रंट के साथ साथ अरब फ्रंट पर भी पिछले 24 घंटों में जबरदस्त बारूदी जलजला देखा गया है। ईरान के इशारे पर हूती लाल सागर में पिछले 48 घंटे से बारूद बरसा रहे हैं। कल 4 जहाज हूती के हमलों का शिकार हुए थे। बीती रात फिर 2 जहाज को हूती ने निशाना बनाया। इसके बाद हूती के खिलाफ अमेरिका ने जो अभियान चलाया और इससे जुड़ी जो तस्वीरें सामने आई, उससे ग्लोबल दहशत फैल गई है, क्योंकि पहली बार हूती के ऐसे अंडरग्राउंड बंकर्स का पता चला है जहां संपूर्ण अरब का विनाश करने वाले हथियार मौजूद हैं। ईरान और इजरायल का युद्ध अब अपना रंग बदल रहा है। यह युद्ध अब तीसरे विश्व युद्ध को निमंत्रण दे रहा है। ईरान अब बड़े प्लान की तैयारी में है और इजरायल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने जा रहा है। ईरानी आदेश के बाद यमन के हूती लगातार विध्वंसक हो रहे हैं और लाल सागर में इसका परिणाम भी दिख रहा है। हालात यह है कि हूती के हमले बहुत तेज हो गए हैं। हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में कोहराम मचा रखा है। हालात यह है कि अरब एटमी जंग की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा है। हूती ने इतना खतरनाक प्लान बनाया है कि अमेरिका भी उसे जानकर हैरान है। यह विनाशक हूती के हमलावरों की कारस्तानी है। वीडियो में लाल सागर में फिलिस्तीन के बंदरगाहों की तरफ जा रहे जहाज पर अटैक किया गया। हूती ने लाल सागर में इसी तरह एक के बाद एक कई मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। इस वीडियो में भी एक जहाज पर ड्रोन से हमला किया गया। लाल सागर में जहाज दिख रहा है और ऊपर से ड्रोन पोजीशन लेकर उसे टारगेट करने की सफल कोशिश में जुटा है। दो दिन में हूती ने 6 जहाज ध्वस्त किए हैं। हर दिन जहाजों को टारगेट कर रहा है हूती। हूती का दावा है कि पिछले 48 घंटे में उसने जो हमले किए हैं उसमें अमेरिकी डिस्ट्रॉयर को बड़ा नुकसान पहुंचा है। दूसरी तरफ ईरान सिर्फ हूती को ही मजबूत नहीं कर रहा है, वो लगातार हिजबुल्लाह को भी मजबूत करने में जुटा हुआ है। दूसरी तरफ ईरान लगातार इजरायल को धमकी पर धमकी दे रहा है और बार बार कह रहा है कि इजरायल के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। इसी बीच हूती ने अंडरग्राउंड मिसाइल बेस बना लिया है। इस बेस को बनाकर ईरान बड़ा खेल करने की फिराक में है। पहले इस तस्वीर को देखिए।
टीवी 9 भारतवर्ष के पास हूती के मिसाइल बेस का सबूत है। तस्वीरों से साफ है कि हूती ने कैसे इस अंडरग्राउंड मिसाइल बेस को तैयार किया है। बाकायदा इसे तैयार करने में कई तरह की तैयारियां की गई हैं। सबसे ज्यादा इस बात का ख्याल रखा गया है कि इस अंडरग्राउंड मिसाइल बेस को बनाया कहां जाए। यमन के पहाड़ी इलाकों में अंडरग्राउंड मिसाइल बेस, लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रखने की फैसिलिटी, टनल में परमाणु हथियार रखने के लिए भी जगह, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल रखने की जगह। इस टनल के लिए पिछले 1 साल से तैयारी कर रहा था, वो अब बनकर तैयार हो चुका है। ये जो तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो इसी साल के मार्च अप्रैल के महीने की है। ये तस्वीर इस बात की गवाह है कि ईरान कैसे हूती को सीधे मदद देकर युद्ध को भयावह बनाने में लगा हुआ है। इस तस्वीर को देखिए, इसमें बाकायदा बताया गया है कि टनल में प्रवेश करने के लिए दरवाजा कहां है और टनल का आकार कितना बड़ा है। ईरान बड़े खेल में लगा है, उसका खेल आसान नहीं है और उसके टारगेट पर कौन कौन है ये साफ है। खबर तो यह भी है कि हूती और हिजबुल्लाह को आगे करके ईरान एटम बम तैयार कर रहा है। ईरान एटम बम बनाने की कोशिश में लगा है। हूती हिजबुल्लाह को आगे कर एटम बम बना रहा है। इधर यमन के हूती विद्रोहियों का कहना है कि इजरायल के विरोध में उसका अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग के खिलाफ अभियान जारी है। उसके तहत हिंद महासागर में ड्रोन हमले जारी रहेंगे और इसीलिए अब तक हमले किए गए हैं। इजरायल इस पूरे खेल को अच्छे से समझ रहा है। पहले इस तस्वीर को देखिए। वीडियो में हिजबुल्लाह के लोग दिख रहे हैं जो गलील को आजाद कराने की बात कर रहे हैं। ये वही गलील है जो इजरायल के नियंत्रण में है। इसके लिए हिजबुल्लाह अपने लोगों को बाकायदा ट्रेनिंग दे रहा है। और अब रूस ने युद्ध के मैदान में ऐसा अस्त्र उतारा है जिसने एक दिन में यूक्रेन में तबाही ला दी। इससे सबसे हैरत की बात यह है कि रूस को जरा भी नुकसान नहीं हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उस हथियार की मारक शक्ति इतनी सटीक है कि तबाही मचनी तय है। रूस अब उस हथियार की एक पूरी बटालियन बना रहा है जो न सिर्फ यूक्रेन में विध्वंस मचाएगी बल्कि नेटो देशों तक में तबाही मचाने को तैयार रहेगी। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप भी देखिए पुतिन की एआई ड्रोन बटालियन। युद्ध बदल चुका है। तरीके बदल चुके हैं और रणनीति भी। इसी का असर है कि गाजा को मिट्टी में मिलाने की कसम खाने वाला इजरायल भी संपूर्ण संहार में कामयाब नहीं हो पाया है। लेकिन इजरायल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इतनी तबाही मचाई है कि गाजा सालों तक पहली वाली स्थिति में नहीं पहुंच पाएगा। अब इजरायल जैसे हाईटेक हथियारों का इस्तेमाल रूस करने जा रहा है जिससे कम से कम सैनिकों की जान जाए और दुश्मन के खेमे में हलचल मच जाए। अब रूस यूक्रेन युद्ध में सबसे विध्वंसक दौर शुरू हो चुके हैं। एआई की एंट्री से पेंटागन में कोहराम मच गया है क्योंकि इस तरह का हमला पहले कभी नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि $60 बिलियन के हथियारों में सबसे बड़ी खेप में एआई पावर्ड हथियार भी हैं। यानी अब रूस पर हमले का वक्त आ चुका है, बस ज़ेलेंस्की के फरमान का इंतजार है। एक तरफ यूक्रेन को हथियारों की खेप अमेरिका से मिल रही है, दूसरी तरफ उसे रूस के एआई ड्रोन से बचाने के लिए जर्मनी डिफेंस सिस्टम दे रहा है। यानी तबाही जबरदस्त होने वाली है। जर्मनी अपने सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम दे रहा है।
अब सवाल उठ रहा है कि यूक्रेन को इतने एडवांस्ड सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि F-16 फाइटर जेट की खेप भी उससे मिल रही है। क्या इसका मतलब यह निकाला जाए कि रूस पूरी तरह फ्रंट फुट पर आ चुका है और उसके काम को आसान करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रोन? जिसने एक ही दिन में 685 यूक्रेनी सैनिकों को मार गिराया। इस हमले पर रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि डोनेस्क में यूक्रेन आर्म्ड फोर्स पर 9 हमलों में 685 सैनिकों को मार गिराया गया। इसके अलावा टैंक और आर्मर्ड व्हीकल के भी परखच्चे उड़ा दिए। खास बात यह कि हमारे ड्रोन का मुकाबला करने में अमेरिका की हॉवित्जर भी नाकाम रही। रूस ने एंटी ड्रोन डिवाइस तैयार कर ली है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। ये डिफेंस और आक्रमण दोनों में माहिर है। मोबाइल एंटी ड्रोन वॉरफेयर सिस्टम को एब्जैट्स कहा जा रहा है। ये सभी एक्टिव फ्रीक्वेंसी रेंज को जाम कर सकता है। तो फरवरी 2022 में इस पर काम करना शुरू किया गया था। एब्जैट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म पर काम करता है। स्पेशल ऑपरेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दुश्मन के वॉरफेयर सिस्टम जाम करके तुरंत अटैक भी कर देता है। इसमें 2 तरह के ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है, जमीन पर चलने वाले और हवा में उड़कर अटैक करने वाले। इसे जासूसी और कॉम्बैट दोनों तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। यह अटैक करके वापस भी आ सकता है, साथ ही कामिकाजी यानी आत्मघाती हमला भी कर सकता है। रूस ज्यादातर हमले मिसाइल ड्रोन या फिर फाइटर जेट से कर रहा है। ऐसे में एआई ड्रोन आने से वो और ज्यादा विध्वंसक हमले कर पाएगा। क्योंकि एक बार उस इलाके का रडार सिस्टम जाम हो गया जहां हमला किया जाना है, तो रूस का नुकसान 0 डिग्री हो जाएगा। यानी हमला करो और भाग जाओ। ये एआई ड्रोन रूस के लिए गेम चेंजर साबित होने जा रहा है। नेटो रूस की ताकत को समझ चुका है, इसलिए जर्मनी ने स्काईनेक्स यूक्रेन को भेज दिया है। स्काईनेक्स एक एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे एक आर्मी ट्रक पर माउंट किया जाता है। स्काईनेक्स को ड्रोन का काल कहा जाता है। अभी यूक्रेन को 2 स्काईनेक्स सिस्टम जर्मनी ने दिए हैं, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन फ्रंट लाइन पर करने जा रहा है। इसके जरिए कई लेयर की सिक्योरिटी शील्ड बन जाती है। अगर स्वार्म ड्रोन होता है तो ये उससे भी रोकने में कारगर है। इसकी फायरिंग रेंज 4000 मीटर है, जिसमें ये 50 कैलिबर मशीन गन से 1000 राउंड 1 मिनट में फायर कर सकता है। फायरिंग के अलावा शॉर्ट रेंज मिसाइल और रॉकेट भी इससे फायर किए जा सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये दूसरे डिफेंस सिस्टम से काफी सस्ता है, जिसमें नैसम्स पैट्रियट शामिल है। पिछले कुछ वक्त में रूस ने यूक्रेन में ड्रोन से जबरदस्त तबाही मचाई है। सबसे पहले शाहिद ड्रोन और फिर उसके रूसी वर्जन गेरान से। इतना ही नहीं, रूस ने रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए सस्ते और छोटे ड्रोन की एक बड़ी बटालियन तैयार कर ली है। ऐसे में ड्रोन ब्रिगेड यूक्रेन में आकर एयर स्पेस साफ करती है और फिर पीछे से मिसाइल और बम्बर तबाही मचाने आ पहुंचते हैं। इसी तरीके से रूस स्प्रिंग ऑफेंसिव प्लान को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन अब यूक्रेन ने अमेरिका और नेटो से मिल रहे हथियारों से न सिर्फ रूस के हमले रोकने का प्लान तैयार किया है, बल्कि रूस में घुसकर तबाही का ब्लूप्रिंट भी बना लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।
वैसे तो अमेरिका के पास 4 ड्रग विमान पहले से मौजूद हैं, जिसका इस्तेमाल न्यूक्लियर वॉर के दौरान किया जाता है ताकि एटमी प्रकोप और रेडिएशन से बचा जा सके। हालांकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अब तक ऐसी नौबत नहीं आई है, मगर इसी बीच यूएस एयरफोर्स ने नए डूम्सडे विमान का ऑर्डर दिया है, वो भी करीब 1 लाख करोड़ रुपए का। आखिर क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। अगर दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराए, अगर युद्ध में न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल हुआ, तो उस भीषण तबाही और नरसंहार से अगर कोई बचा सकता है तो वो है डूम्सडे विमान। और इसी विमान का सबसे अपग्रेडेड, सबसे हाईटेक वर्जन अब सुपर पावर अमेरिका तैयार करने वाला है, क्योंकि पेंटागन से यह खबर सामने आई है कि अमेरिकी वायुसेना ने करीब 1 लाख करोड़ की डील की है, जिसके तहत यूएस एयरफोर्स को नया डूम्सडे विमान मिलेगा। सियरा नेवादा कॉर्पोरेशन को डूम्सडे विमान का ऑर्डर सौंपा गया है। नया डूम्सडे विमान 4 E-4B विमान को रिप्लेस करेगा। अब सवाल यह है कि अमेरिका डूम्सडे विमान को अपग्रेड क्यों कर रहा है? ऐसा करने के पीछे मकसद क्या है? तो आपको बता दें कि अगर परमाणु बम फटा, अगर न्यूक्लियर वॉर हुई, उस दौरान डूम्सडे प्लेन ही यूएस प्रेसिडेंट और पेंटागन के अधिकारियों की आखिरी उम्मीद बनेगा। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। डूम्सडे प्लेन 24/7 टेक ऑफ के लिए तैयार रहता है। एटमी वॉर के दौरान कई दिनों तक उड़ान भर सकता है। ये खास विमान न्यूक्लियर हमले को भी झेल सकता है। डूम्सडे प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों से भी सुरक्षित रहता है। यह विमान आसमान में उड़ता एक मोबाइल एयरबेस है। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिकी अधिकारियों और नेताओं की सुरक्षा के लिए डूम्सडे प्लेन को तैयार किया गया था, ताकि अगर एटम बम फटे तो ये विमान उन्हें आसमान में सुरक्षित जगह पर ले जाए और कई दिनों तक बिना लैंड किए एयरफील्ड में उड़ता रहे। डूम्सडे प्लेन को फ्लाइंग पेंटागन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस विमान के जरिए एटमी हमले का ऑर्डर भी दिया जा सकता है। हालांकि अब तक अमेरिकी वायुसेना के पास 4 डूम्सडे विमान मौजूद थे, लेकिन इस बार यूएस एयरफोर्स ने $13 बिलियन का जो सौदा किया, उसके तहत जो डूम्सडे विमान तैयार होगा वो तमाम तरह के हाईटेक फीचर्स से लैस होगा। अगर अमेरिका की इस तैयारी के साथ ही तमाम तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं, वो ये कि क्या धरती के किसी कोने में एटमी विनाश हो सकता है या किसी भी वक्त तीसरे विश्व युद्ध का आगाज हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। जब से बेलारूस ने नेटो को एटमी धमकी दी है, तभी से बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको नेटो के टारगेट पर आ गए हैं। कहीं नेटो मिसाइल स्ट्राइक न कर दे, इसीलिए लुकाशेंको ने एक अंडरग्राउंड आशियाना बनवाया है। आखिर कहां है लुकाशेंको का ये नया महल और क्या है उसकी खासियत, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको जल्द ही रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के पड़ोसी बन सकते हैं। इसका खुलासा पोलैंड बेस्ड न्यूज चैनल बेलसेट ने किया है, जिसके मुताबिक लुकाशेंको एक प्राइवेट कंपनी के जरिए रूस में लग्जरी हाउस बनवा रहे हैं। लुकाशेंको का नया घर रूस के सोची में होगा। सोची में पुतिन का भी घर है। माना जा रहा है कि लुकाशेंको का घर क्रिस्नाया पोलियाना में बन रहा है, जहां करीब 97,000 वर्ग मीटर में एक रिजॉर्ट टाउन की शक्ल में घर बनाया जा रहा है। जल्द ही घर बना लिया जाएगा। इसके लिए रूस सरकार ने 2022 में सीक्रेट ऑर्डर जारी किया था, लेकिन अब काम तेजी से चल रहा है। जो सुविधाएं घर में होंगी वो जानिए। मूवी थिएटर, स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, मसाज रूम, फिटनेस सेंटर, रेस्तरां, प्राइवेट पार्क, इसके अलावा लग्जरी बंकर।
अब सवाल उठ रहा है, अचानक से लुकाशेंको को रूस में किलेनुमा घर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि बेलारूस में उनकी हुकूमत का सिक्का पिछले 3 दशक से चल रहा है। दरअसल लुकाशेंको को इंटेलिजेंस इनपुट मिला है कि नेटो कभी भी लुकाशेंको पर हमला करा सकता है। इतना ही नहीं, बेलारूस में विद्रोह कराने की भी तैयारी है। अगर नेटो की साजिश कामयाब हो जाती है तो बेलारूस में गृह युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो उससे पहले ही लुकाशेंको रूस के नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं और बेलारूस में अपने समर्थकों को रूस से ही ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन इसके पीछे एक थ्योरी और भी सामने आ रही है। लुकाशेंको घर के नाम पर हाईटेक हथियारों का सेंटर बनवा रहे हैं, जहां से सीधे लॉन्ग रेंज मिसाइल अटैक किया जा सके। यानी लुकाशेंको को किसी बात का डर तो जरूर है, वरना बेलारूस छोड़कर रूस में खुफिया बंकर और मिसाइल साइट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और सुपर प्राइम टाइम में आज के लिए इतना ही। फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।